जो भी करना चाहते हैं, आप स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं, इस सर्विस में जाना चाहते हैं, कुछ भी आप करना चाहते हैं उसके लिए तैयारी करें, अच्छे से पढ़ाई करें, जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हैं उसके लिए पूरी तैयारी करें। एंड आई होप कि आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट करें। मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया इसके लिए, तो आई होप आपको वो सपोर्ट मिले, सोशल सपोर्ट मिले। इसलिए मैं अपनी बहन के यहाँ थी, वो जबलपुर में पोस्टेड हैं, और मेरी मम्मी मेरे साथ थी, हम तीनों थे साथ में। तब मैंने रिज़ल्ट देखा था, तो सबसे पहली फीलिंग आई थिंक खुशी से ज़्यादा, किसी भी चीज़ से ज़्यादा था रिलीफ कि चलो हो गया। हाँ तो आई थिंक रिलीफ वाज द फर्स्ट वर्ड, का लाइक ओके आई कैन ब्रीथ नाउ। तो मैं जामिया मिलिया इस्लामिया रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी को तो अगर मैं थैंक यू ना कहूँ तो मतलब मिसिंग होगा, क्योंकि मैंने बिल्कुल प्रिपरेशन यहीं से स्टार्ट की थी। जब मैंने स्टार्ट किया था, मेरा पहली बार में यहाँ पर सिलेक्शन हो गया था नवंबर 2018 में, और यहाँ पर मुझे वो लोग मिले जिनके साथ इमोशनली, मटीरियली, एकेडमिकली मुझे हर तरीके का सपोर्ट मिला है। माई पीयर ग्रुप वॉज लाइक इट वॉज एवरी थिंग दैट आई हैड। ऑब्स्टेकल्स होते हैं जो सोसाइटी पुट अप करती है कई बार, वो आपको ना फेस करने पड़े। आई होप किसी तरह से लोग समझें ये चीज़, और बस ऑल द वेरी बेस्ट एंड मोर पावर टू ऑल वुमेन। दोस्तों, आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट हैं मिनी शुक्ला जी, जो इस बार यूपीएससी 2021 में 96 रैंक लाई हैं। मैम से मैं जानने की कोशिश करूंगा ओवरऑल जर्नी यूपीएससी की, और यहाँ तक जो ये कामयाबी मिली है इसमें किसका किसका हाथ है, ओवरऑल स्ट्रेटजी भी जानने की कोशिश करूँगा। मैम, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव डन ग्रेट जॉब, गेटिंग दैट 96 रैंक इज़ इटसेल्फ स्प्लेंडेड। सबसे पहले मैं आपके बारे में जानने की कोशिश करूँगा, आपके एकेडमिक और फैमिली के बारे में। जी, मेरी फैमिली में मेरे मम्मी पापा हैं, मेरी बड़ी बहन है और एक बड़े भाई भी हैं, और मेरी बहन 2019 बैच आईपीएस ऑफिसर हैं। और एकेडमिकली मैंने ग्वालियर से मैं भिंड में पैदा हुई थी। लगभग मैंने अपनी पूरी एजुकेशन ग्वालियर से ही पूरी की है, 12th क्लास तक भी, और ग्रेजुएशन भी इकोनॉमिक्स में मेरा ग्रेजुएशन रहा। 2017 में मैंने पास आउट किया। उसके बाद कॉलेज के लास्ट ईयर में और उसके 1 साल बाद तक मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया में 2 साल काम किया था। अच्छा, टाइम्स ऑफ इंडिया में काम भी किया। ये क्या मैं अटैम्प्ट था मैम आपका? जी, मेरा 3rd अटैम्प्ट था। 3rd अटैम्प्ट है। मैम, सिविल सर्विसेज जो होती है वो कितना टफ है, और क्या एक एवरेज स्टूडेंट मतलब सिविल सर्विसेज कर सकता है? आपकी क्या राय है इसमें? मुझे लगता है हाँ, मैं खुद बहुत ही एक एवरेज स्टूडेंट रही हूँ। मेरे कभी बहुत अच्छे मार्क्स मतलब आ जाते थे, बट ऐसा था कि बहुत कंपटीशन कभी इतना फेस किया नहीं था मैंने। और अगर मुझे लगता है मुझसे हो सकता है तो किसी से भी हो सकता है। और सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट आई थिंक इस प्रिपरेशन का ये है कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, उसके अलावा कुछ ऐसा नहीं है। बहुत ही नॉर्मल चीज़ें हम पढ़ते हैं जो किसी को भी समझ आ जाएंगी। एक आध सब्जेक्ट में हर कोई स्ट्रगल करता है, किसी का कोई सब्जेक्ट अच्छा नहीं होता, किसी और का कोई सब्जेक्ट अच्छा नहीं होता, और वो कोई रॉकेट साइंस नहीं। आई थिंक वो चीज़ें ऐसी हैं कि थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, थोड़ा टाइम देंगे, हमें समझ ही आ जाएंगी। मेन थिंग कॉम्पिटिशन है, तो वही हमें थोड़ा और ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होती है। वो थोड़ी सी मैकेनिकल भी प्रोसेस हो जाती है एक पॉइंट पे, बट इट्स मोस्टली अबाउट कॉम्पिटिशन, जो इसको बहुत ज़्यादा टफ बना देता है, क्योंकि इतने लाखों बच्चों में से सिर्फ 600-700 बच्चों का सिलेक्शन होता है, तो वो एक डिफिकल्ट पार्ट है। अब मैं यूपीएससी जर्नी जानने की कोशिश करूँगा कि इसकी शुरुआत कब हुई और क्यों आपको लगा कि यूपीएससी करना चाहिए? क्या ट्रिगर पॉइंट था आप? मैंने एक्चुअली 2 साल जब न्यूज़पेपर में काम किया था ग्वालियर में और पुणे में, तब मुझे कुछ ऑफिसर्स से मिलने का मौका मिला था, और मैंने देखा और उनके बारे में पढ़ने का मौका मिला था। ग्वालियर में और पुणे में काफ़ी अच्छे ऑफिसर्स थे, पुलिस में भी और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में भी। तो उनको देख के मुझे लगा कि किस तरीके से और भी कुछ किया जा सकता है इस एडमिनिस्ट्रेशन में, और कुछ इश्यूज़ हैं जिसके बारे में मैंने बचपन से बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील किया है, स्पेशली वुमेन सेफ्टी के बारे में। विद इन होम्स जो उनकी सेफ्टी होती है, आउटसाइड होम्स जो उनकी सेफ्टी होती है, उसके बारे में मैंने बहुत फील किया है, और मेंटल हेल्थ के बारे में और क्लाइमेट चेंज के बारे में। तो मुझे लगता है अगर इस सर्विस में मुझे लगा हमेशा कि मैं अगर आ पाऊँ तो बहुत अच्छा होगा। और मेरी बहन क्योंकि इसकी तैयारी करी थी, तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिली। सो आपकी सिस्टर भी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही थी, और अभी कहाँ है वो? जी, वो जबलपुर में CSP हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया। मैम, चूँकि आप एक काफ़ी एक्सपीरियंस रहा है यूपीएससी को लेके, और काफ़ी आप कॉर्पोरेट में भी काम की हैं, तो ओवरऑल जर्नी आपकी बहुत अच्छी रही है। मैम, ये बताइए, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी एस्पिरेंट देख रहे हैं और कहीं ना कहीं आपसे बहुत कुछ सीख रहे होंगे, तो ये जो शुरुआती दौर होता है यूपीएससी की, हमें तैयारी करनी है, एक लेमैन, एक नया स्टूडेंट है, बिगनर, वो शुरुआत जब करता है तो उसे किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए, और उनकी जो अप्रोच है यूपीएससी को लेके किस तरह से होना चाहिए इनिशियल स्टेज में?
मैंने जब मैं अपने हिसाब से बताऊंगी कि मुझे क्या क्या इश्यूज़ आए थे और मैंने कैसे उसके साथ डील किया, 2018 में मैंने डिसाइड किया था कि मुझे ये एग्ज़ाम देना है। तो सबसे पहले मैंने ये डिसाइड किया था, क्योंकि मेरी सिस्टर प्रिपेयर कर रही थी, तो मैंने उनसे कुछ बेसिक सोर्सेज पूछे थे, जो कि यूट्यूब पे कुछ चैनल्स हैं, उन पे इजीली आपको पता चल जाता है कि एक मेन सोर्सेज क्या हैं। सबसे पहला मैंने ये डिसीजन लिया था कि बहुत सारे सोर्सेज मैं नहीं पढ़ूंगी, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा अटेंशन डिवाइड हो जाती है और हमें लगता है ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, और रिविजन से बहुत ज़्यादा फोकस हट जाता है। तो ये मैंने बहुत पहले डिसाइड कर लिया था कि बहुत सारी किताबें नहीं पढ़नी है, एक किताब पढ़नी है, चाहे मैं उसी को 2-3 बार पढूं, पर बहुत सारी किताबें मैं पढ़ भी नहीं पाऊँगी और रिवाइज़ भी नहीं कर पाऊँगी एग्ज़ाम के टाइम पर। दूसरा ये था कि उन सोर्सेज़ को आइडेंटिफाई करना है, सोर्सेज़ के अलावा सिलेबस गो थ्रू करते रहें बार बार। आई थिंक मेंस का भी, प्रीलिम्स का भी, मेंस का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके पॉइंट वाइज, जैसे मेंस का सिलेबस बहुत ही ज़्यादा डिटेल में दिया गया है, उसके छोटे माइक्रो टॉपिक्स भी कई सारे वेबसाइट्स पे अवेलेबल होते हैं। अगर उसके हम नोट्स बना लें, जो हमने बनाए थे, उससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। खुद के नोट्स होते हैं तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। और न्यूज़पेपर पढ़ना जितना जल्दी शुरू कर सकते हैं उतना जल्दी शुरू करें, ताकि आपको पता रहेगा बच्चों को कि क्या हो रहा है, किसके बारे में सवाल आ रहा है। तो वो सब। सो मैम, हमने नोट्स बनाने की बात की, न्यूज़पेपर पढ़ने की बात की। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो कमेंट करते हैं कि उनको कोई कुछ ऐसे टॉपिक, कुछ ऐसी चीज़ें जो पढ़ते हैं वो याद नहीं रहता है। तो उस चीज़ के लिए क्या बेस्ट प्रैक्टिस होनी चाहिए कि उन्हें याद रहे और उन्हें अच्छी तरीके से समझ में आए? ये मैंने बिल्कुल लास्ट मोमेंट तक इसके साथ स्ट्रगल किया है। एग्जाम के रिजल्ट आने तक भी ऐसा लगता था कि ये भूल गए थे, वो भूल गए थे, ये नहीं लिखा, वो नहीं लिखा। अगर आपको कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट में या किसी स्पेसिफिक टॉपिक में अगर ऐसा लग रहा है कि ये रिवाइज नहीं हो पा रहा, तो उस पर आप एक्स्ट्रा फोकस कर सकते हैं बिफोर गोइंग टू स्लीप। जैसे कुछ साइंटिफिकली भी है, अगर इफ़ यू रीड इट बिफोर गोइंग टू स्लीप तो ज़्यादा चांसेस हैं। तो अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक है तो उसको थोड़ा ज़्यादा देखा जा सकता है। तो मैं जैसे हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा मैंने स्ट्रगल किया हमेशा, तो मैं कोशिश करती थी कि जितना हो सके मैं उतना दूँ। फिर भी मुझे उतना अच्छा नहीं आ पाया, पर मैंने ज़्यादा कोशिश की उस पे पढ़ने की। मैम, ऑप्शनल जैसे आपने बताया पॉलिटिकल साइंस था, राइट? सो इसके लिए रिसोर्सेज कहाँ से आपने इकट्ठा की और इसके लिए तैयारी कैसे की? और मैं ये भी जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि पॉलिटिकल साइंस ही क्यों? जी, एक्चुअली मेरा ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स में था, और इकोनॉमिक्स मुझे लगा कि मेरा उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। मुझे पसंद बहुत ज़्यादा है, पर मुझे लगता था कि एज अ सब्जेक्ट बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा मेरे लिए हैंडल करना। और इंटरनेशनल रिलेशंस के आर्टिकल्स पढ़ के बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हम सभी को आता है। और वो एक पहला जब भी न्यूज़पेपर पढ़ना प्रिपरेशन शुरू की थी तो बहुत इंटरेस्ट आता था कि ये तो बहुत ही अच्छा है। और बहुत ज़्यादा कॉमनैलिटीज़ भी हैं इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस में, तो उससे मुझे लगा कि पॉलिटिकल साइंस एक अच्छा ऑप्शनल हो सकता है। और रिसोर्सेज की जहाँ तक बात है, बहुत ही कॉमन ऑप्शनल सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस। शुभ्रा रंजन IAS कोचिंग एकेडमी, क्योंकि मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं था तो मैंने सिर्फ ऑप्शनल के लिए ही मैंने क्लासेस ली थी। तो वहाँ पर मैंने क्लासेस ली, काफ़ी प्रिसाइज नोट्स हैं और उसके मैंने खुद के शॉर्ट नोट्स बनाए थे। एक 2018 के टॉपर थे विभोर अग्रवाल, उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी एक ब्लॉग में शेयर की थी। मैंने उनके नोट्स एक बार देखे थे और उसी में अपने नोट्स मैंने ऐड किए। और न्यूज़पेपर से पढ़ के मैंने, हम न्यूज़पेपर्स कहीं पढ़ते हैं, कुछ मैगजीन्स थोड़ी बहुत बीच में पढ़ने की कोशिश की थी, उतना सस्टेनेबली नहीं, बट वो मैंने नोट्स बनाए। एक कंपटीशन टफ है और सीट्स कम होती हैं, तो इसकी वजह से कभी कभी उन्हें अंदर से महसूस होता है पता नहीं हम सिविल सर्विस निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे, हमें तैयारी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो उनको डिस्ट्रैक्ट करती हैं, यानी डीमोटिवेशन वाला फैक्टर होता है। तो वो जो ट्रॉमा है उससे बाहर कैसे निकलनी चाहिए? कंपटीशन तो जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा बहुत ज़्यादा होता है, बहुत सारे लोग अपेयर करते हैं इस एग्ज़ाम के लिए, और वही है कुछ ही लोग निकाल सकते हैं, बहुत ही लिमिटेड सीट्स होती हैं। इस बार मेरे ख्याल से 685 लोगों का फाइनल सिलेक्शन हुआ। और कंपटीशन मुझे पर्सनली भी लगता था कि मैं बहुत ज़्यादा इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स हम लोग फेस करते हैं, क्योंकि मैं बहुत अच्छे मैंने ग्वालियर से ही पढ़ाई की, और बहुत ज़्यादा जब भी हम इंटरव्यू के ट्रांसक्रिप्ट देखे थे हमें लगता था IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIT दिस, IIT दैट, दिल्ली यूनिवर्सिटी का ये कॉलेज, वो कॉलेज। और तो बहुत ज़्यादा ऐसा लगता था कि कुछ नहीं होगा इंटरव्यू में, तो क्या ही पूछेंगे मुझसे, तरह सो मैंने। तो ये डीमोटिवेशन फैक्टर आप में था, मतलब एक नॉर्मल है, सभी एस्पिरेंट्स में होता है ये। तो कैसे, मतलब उसको कैसे मैनेज करेंगे? मतलब क्योंकि इससे बहुत सिविल सर्विसेज की तैयारी में बहुत कुछ ध्यान में रखना पड़ता है, तो इस तरह की सिचुएशन से कैसे हम बाहर जाएँ और कैसे कंट्रोल रखें?
एक तो ये बहुत कॉन्स्टेंटली हमें खुद को पॉजिटिव एग्जांपल्स देखने हैं, क्योंकि जैसे कई सारे एग्जांपल्स हैं जिन्होंने, कई लोगों ने जॉब के साथ ही एग्ज़ाम क्लियर किया है, रैंक 1। आई थिंक अनुदीप दुरिशेट्टी ने रैंक 1 विद इन जॉब उन्होंने उसके साथ क्लियर किया था। और कई सारे लोग हैं जो इतने अच्छे यूनिवर्सिटीज़ से, इतने अच्छे बैकग्राउंड से नहीं आते, इवन फाइनेंशियली कई सारे चैलेंजेस होते हैं, इवन उन लोगों ने एग्ज़ाम क्लियर किया है। तो वो कॉम्प्लेक्स हम कॉन्स्टेंटली फील करेंगे, बट वी हैव टू रिमेंबर कि बहुत सारे पॉजिटिव एग्जाम्पल्स हैं विद इन दीज चैलेंजेस। सिमिलर सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, सिमिलर एजुकेशनल बैकग्राउंड के लोगों ने भी एग्ज़ाम क्लियर किया है, और एक सेट प्रोसेस है। आई थिंक सिलेबस वही है, बस वही चीज़ें रिवाइज करनी है। क्योंकि आपने बहुत अच्छी कामयाबी हासिल की है, इसके लिए काफ़ी मेहनत की, पढ़ाई की, और अक्सर देखा करते हैं वीडियोस में और सब कि 18-18 घंटे, 15-15 घंटे, 20-20 घंटे बच्चे पढ़ रहे हैं। मतलब ये फिजिबल तो मुझे नहीं लगता, बट चूँकि आप टॉपर्स हैं तो आपसे मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या मतलब ऐसा है आप, और आप कितना वक्त देती थी यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए? मुझे नहीं लगता मैंने किसी भी दिन में ऑन एन एवरेज, मैंने बहुत मैक्सिमम भी अगर मैंने किसी पॉइंट पे पढ़ा होगा तो 12 घंटे पढ़ा होगा। 15 घंटे तो बिल्कुल, मतलब मेरा हमेशा ये था जो सस्टेनेबल है मैं वही करूँगी। जैसे सोर्सेज की मैंने बात की, कम ही सोर्सेज रखूँगी क्योंकि वही सस्टेनेबल है। मैं बहुत सारे सोर्सेज पढ़ूंगी तो मैं कहीं ना कहीं निराश हो जाऊँगी कि ये भी छूट जाएगा, वो भी छूट जाएगा। मैं वही करती रहूँगी, रिवाइज़ नहीं कर पाऊँगी और सब भूल जाऊँगी। तो जो सस्टेनेबल था मैंने वही करने की कोशिश की। कई सारे दिन ऐसे भी थे जहाँ पर मैं 6-7 घंटे ही पढ़ पाती थी, और इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये बोल रही हूँ बहुत ही ईजी सेलिंग था, बट ऐसे भी दिन थे जब मैं 10-12 घंटे भी पढ़ती थी, और जितनी देर पढ़ती थी उतनी देर मैं मन लगा के पढ़ती थी, बहुत फोकस के साथ पढ़ती थी। कई दिन ऐसे होते हैं बिल्कुल जब हमें लगता है कि अरे बस अब ये एग्ज़ाम देना ही नहीं है, इतना ज़्यादा हमें डिमोटिवेटेड फील होता है, ऐसा लगता है कि मोनोटोनसली यही चीज़ चलती जा रही है। बट वही है कि सस्टेनेबली उस टाइम पे मैं काफ़ी इस चीज़ में मैं बहुत ही गिल्ट फ्री मैं ब्रेक्स ले लेती थी कि ठीक है 4 दिन मैंने अच्छे से पढ़ाई किया, मैं आज ब्रेक लूँगी, मैं बहुत ही मिनिमल पढ़ूंगी और जो मुझे अच्छा लगता है मैं वो करूँ। मैं कोई बुक पढ़ लूँगी या फिर कोई टीवी शो देख लूँगी, उसके बाद नेक्स्ट डे मैं वापस अच्छे से पढ़ाई करूँगी। अब मैं आता हूँ मेन मुद्दे पे, वो ये है कि यूपीएससी में 3 फेजेस होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस एंड देन इंटरव्यू। सो पहले हम प्रीलिम्स से शुरुआत करते हैं। प्रीलिम्स के लिए क्या आपकी स्ट्रेटेजी थी, प्लान था, और आपने प्रीलिम्स की तैयारी कैसे की, और बुक लिस्ट बताइए। जी तो अगर तैयारी से शुरू करूँ तो प्रीलिम्स बहुत ही ज़्यादा हमें लगता है कि बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल स्टेज है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा एक लिमिटेड सोर्सेज रखना बहुत ज़रूरी है। तो अगर पेपर वाइज देखें तो हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम मैंने पढ़ी थी। मैंने कोई ऐसे जो मेजर बुक्स हैं मैंने वो नहीं पढ़ी थी, वही पढ़ी थी। उसके बाद RS शर्मा मैंने एंशिएंट हिस्ट्री के लिए पढ़ी थी। मेडिवल हिस्ट्री मैंने कभी उतने अच्छे से नहीं पढ़ी, मैंने अपने फ्रेंड्स के नोट से पढ़ी थी मेडिवल हिस्ट्री, कुछ श्रुति के नोट से, कुछ मेरी एक दोस्त हैं विशाखा डागर, उनके नोट से मैंने पढ़ी थी। तो हिस्ट्री के बाद आर्ट एंड कल्चर की बहुत अच्छी NCERT है, फाइन आर्ट्स की NCERT है 11th क्लास की, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। उसके अलावा ज्योग्राफी के लिए ज्योग्राफी की जो NCERT बुक्स हैं वो बहुत अच्छी हैं। GC लियोंग कई लोग रेफ़र करते हैं, मैंने एक बार पढ़ी थी, बहुत बार मैं रिवाइज़ नहीं कर पाई थी, बट वो बुक भी काफ़ी अच्छी है। उसके अलावा पेपर 2 में अगर देखें तो पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत हर कोई रेफ़र करता ही है, बाय डिफ़ॉल्ट बनता है वो। हाँ वो तो मतलब करना ही है और उसमें ऐसा है कि बहुत ही शॉर्ट वे में सारी चीज़ें एक जगह पर लिखी हुई हैं, तो आपको, क्योंकि इसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम जाता है कहाँ से क्या पढ़ें, तो एक जगह पर बहुत सारी काम की चीज़ें लिखी हुई हैं, तो इट्स अ वेरी गुड बुक उसके लिए। उसके बाद पॉलिटी एंड गवर्नेंस में मंथली मैगजीन्स काफ़ी काम आ जाती हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहती है, और पॉलिटी और इकोनॉमी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं प्रीलिम्स में, और हिस्ट्री से भी आजकल काफ़ी आने लगे हैं, तो वहाँ से। और इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए अखबार पढ़ना मस्ट है, बिल्कुल छोड़ नहीं सकते। तो ये प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी रही है। सबसे मेन है कि उस दिन हम कॉन्फिडेंट फील करें, क्योंकि मुझे लगता है हर कोई इक्वली मेहनत करता है। उस दिन कई लोग कॉन्फिडेंस लूज़ कर जाते हैं, तो उस दिन के लिए इंपॉर्टेंट है कि आप एक अच्छे मेंटल स्टेट में रहें, जो भी आपको मोटिवेट कर सकते हैं लोग उनसे बात करें और खुश होकर जाएं देने एग्जाम। पॉलिटिकल साइंस के लिए मैंने कोई मेजर बुक्स नहीं पढ़ी थी, पर मुझे इंटरेस्ट था, तो न्यूज़पेपर मैं कॉन्स्टेंटली पढ़ती थी। इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ कई सारे पॉलिटिकल स्कॉलर्स न्यूज़पेपर्स में लिखते भी हैं, तो उनके आर्टिकल्स मैं काफ़ी रेगुलरली फॉलो करती थी। और मैंने ऑप्शनल के लिए क्लासेस ली थी, तो वहाँ के नोट्स मैंने लिए थे, शुभ्रा रंजन IAS। और उसके अलावा विभोर अग्रवाल का, जैसे मैंने बताया 2018 में उनकी काफ़ी अच्छी रैंक थी, उनके नोट्स 20-90s में कुछ उनके मार्क्स थे, वो मैंने पढ़ा था। तो वो मेरी स्ट्रैटेजी रही, और रिविज़न काफ़ी ज़्यादा किया, क्योंकि 19 में मेरे ऑप्शनल में प्रॉब्लम रही थी, तो मैंने इस बार उस पर काफ़ी काम किया। मैम, आंसर राइटिंग एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, तो उसके लिए क्या आपकी जो पोटेंशियल थी आंसर राइटिंग को लेके वो कैसी थी, और इसमें आप एस्पिरेंट को क्या बताना चाह रहे हैं कि एस्पिरेंट मतलब आंसर राइटिंग के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट होते हैं जिनको आंसर राइटिंग में प्रॉब्लम होती है, तो आपकी इसमें क्या राय है?
आंसर राइटिंग में हर किसी को इक्वली प्रॉब्लम होती है, हर किसी को यही लगता है, मतलब मुझे तो डेफिनेटली यही लगता था कि मेरे आंसर्स अच्छे नहीं हैं, मेरे आंसर्स अच्छे नहीं हैं या इसके आंसर ज़्यादा अच्छे हैं। तो अगर आप किसी ग्रुप में आंसर राइटिंग कर रहे हैं, डिस्कस करिए, जिसका आंसर आपको अच्छा लग रहा है उनके आंसर से देखिए कि क्या चीज़ें अच्छी हैं। तो मैं ये इनकलकेट अपने आंसर्स में करने की कोशिश करूँगी या करूँगा। उसके अलावा आंसर राइटिंग में कई बार हम ये करते हैं कि मैं ये सब्जेक्ट एक बार पूरा कर लूँ, उसके बाद मैं आंसर राइटिंग शुरू करूँगी। अभी कई लोग ऐसा कर रहे हैं, मुझे लगता है वो एक मिस्टेक होगी। मुझे लगता है जितनी जल्दी जो भी सब्जेक्ट में आप कंफर्टेबल हैं एटलीस्ट उसके साथ आंसर राइटिंग शुरू कर दें। और बस अच्छा मैम, आंसर राइटिंग में एक होता है ना कि कुछ बच्चे बुलेट का इस्तेमाल करते हैं, कुछ पैराग्राफ का इस्तेमाल करते हैं, तो आपकी राय में क्या सही होना चाहिए? मतलब मुझे लगता है और आपने क्या किया था? मैं एक्चुअली पैराग्राफ फॉर्म में ज़्यादा लिखती हूँ। मैंने पिछली बार भी इस बार भी मैंने ज़्यादातर पैराग्राफ फॉर्म में लिखा है, बट आई डू थिंक कि बुलेट फॉर्म में ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। मैंने इस बार कोशिश की थी और श्रुति के मैंने आंसर्स कई बार देखे हैं और वो बहुत ज़्यादा बुलेट फॉर्म्स में लिखती है, क्योंकि आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कम स्पेस में, कम वर्ड्स में दे पाते हैं। और श्रुति के मार्क्स अगर आप मेंस के देखेंगे तो दे आर टेस्टिमनी के पॉइंट्स में लिखना काफ़ी हेल्पफुल होता है खुद के लिए भी, क्योंकि हमें ज़्यादा चीज़ें याद आ जाती हैं। आई थिंक अगर आप डिवाइड कर पा रहे हैं मेजर हेडिंग्स में, तो मैंने कोशिश की थी। मैं बहुत ज़्यादा, मुझे बिल्कुल भी आदत नहीं है उस तरीके से लिखने की, तो मैंने कोशिश की थी, क्योंकि हम श्रुति के साथ आंसर राइटिंग वगैरह करते हुए और दोस्तों के साथ, तो आई ट्राई टू इनकलकेट दैट। बट अगर आपका नेचुरल फ्लो है राइटिंग का तो उसमें भी आप लिख सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आप इसको डिसएडवांटेज समझें। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि वो होगा अगर आपसे कहीं पर हो पा रहा है, कहीं पर नेचुरली आपको पॉइंट्स ही आएंगे क्योंकि वो सवाल ऐसा है, कहीं पर नेचुरली आपको पैराग्राफ्स आएंगे। तो एकदम सेट माइंड के साथ नहीं जाएं कि पॉइंट्स ही लिखने हैं, चाहे कैसा भी सवाल है मैं पॉइंट्स ही लिखूंगी। नोट्स तो बिल्कुल बनाने चाहिए। कब से शुरुआत करनी चाहिए बच्चों को? जब से भी मुझे लगता है अगर आप पढ़ाई शुरू कर रहे हैं, आज से आपने डिसाइड किया है कि मुझे एग्ज़ाम देना है, 1 महीने आप देख लीजिए मे बी, अगर आपको लगता है कि किस तरीके से नोट्स बनाने हैं। एटलीस्ट 1 महीने के बाद तो आपको नोट्स बनाना शुरू करना ही पड़ेगा, क्योंकि अपने खुद के नोट्स रिवाइज करना बहुत ज़्यादा ईजियर होता है देन रिवाइजिंग अ बुक, देन रिवाइजिंग समवन एल्सेस नोट्स। आप किसी भी टॉपर्स के नोट्स उठा लेंगे, मुझे लगता है उतना कंफर्ट नहीं आ पाता, आपके खुद के नोट्स में वो फ़र्क रहता है। तो जब भी आप जितना जल्दी बेसिकली आप शुरू करें और उसी में जैसे टॉपिक वाइज आप नोट्स बनाएं, कुछ भी बाद में आप 4 महीने बाद भी कुछ उससे रिलेटेड पढ़ रहे हैं तो वहीं जाकर ऐड कर दें, वो बहुत हेल्पफुल होता है। तो कुछ ऐसे मिस्टेक्स जो कि अक्सर बच्चे कर देते हैं और उनको वो चीज़ अवॉइड करनी चाहिए ताकि उनका वक्त बचे और जो वो सोच रहे हैं सक्सेस के लिए वो आसानी से मिल सके। कुछ ऐसे मिस्टेक जो अक्सर एस्पिरेंट्स क्या करते हैं? मुझे 2 चीज़ें जो मुझे लगता है, एक तो उस दिन कॉन्फिडेंस लूज़ कर देना, प्रीलिम्स के दिन या मेंस एग्ज़ाम जब हो रहा है उसके दिन और इंटरव्यू के दिन। कई बार हम इतने एंग्शियस हो जाते हैं और उसके कारण हम अपना बेस्ट नहीं दे पाते। हम लोग मुझे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट लोगों को मैंने देखा है, मतलब हार्डवर्क में, नॉलेज में, सब्जेक्ट नॉलेज में बहुत ज़्यादा, बट वो एंग्शियस हो जाते हैं उस दिन, तो ये फ़र्क एक हो जाता है। और दूसरा फ़र्क मुझे लगता है कि कई बार एक ही टाइम पर लोग बहुत सारे एग्ज़ाम्स देते हैं। ये चीज़ मैंने नहीं की और मुझे लगता है कि अगर आपको लगता है अभी तक आपने अपना बेस्ट अटैम्प्ट नहीं दिया है, जो भी आपका अटैम्प्ट है, 4 एग्ज़ाम्स एक साथ मत दें, क्योंकि इवन फॉर्म भरने का प्रेशर, इवन आपको उस एग्ज़ाम का मेंस आ गया या उस एग्ज़ाम का इंटरव्यू आ गया, आपके दिमाग में तो एटलीस्ट रहेगा, चाहे वो कितना भी आगे पीछे हो। तो मुझे लगता है एक एग्ज़ाम पे, एक टाइम पे एक एग्ज़ाम, जो भी आपका प्रायोरिटी है, चाहे ये एग्ज़ाम हो या चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, एक टाइम पे एक ही चीज़ पे फोकस करें तो वो बेटर रहेगा। मैम, हमारे चैनल पे बहुत सारी लड़कियां हैं जो अभी आपको देख रही हैं, सो उनके लिए आपकी क्या राय रहेगी? आप उनको किस तरह से एडवाइस करेंगी जो सिविल सर्विसेज तैयारी कर रही हैं? आपकी तरफ से क्या टिप्स उनके लिए होगा, ये बता दीजिए। जो भी करना चाहते हैं, आप स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं, इस सर्विस में जाना चाहते हैं, कुछ भी आप करना चाहते हैं उसके लिए तैयारी करें, अच्छे से पढ़ाई करें। जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हैं उसके लिए पूरी तैयारी करें। एंड आई होप कि आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट करें। मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया इसके लिए, तो आई होप आपको वो सपोर्ट मिले, सोशल सपोर्ट मिले। वो जो ऑब्स्टेकल्स होते हैं जो सोसाइटी पुट अप करती है कई बार, वो आपको ना फेस करने पड़े। आई होप किसी तरह से लोग समझें ये चीज़। और बस ऑल द वेरी बेस्ट एंड मोर पावर टू ऑल वुमेन। बहुत बढ़िया मैम, आखिर में अब वाइंड अप करेंगे हम अपने इंटरव्यू को। मैं ये जानने की कोशिश करूँगा कि वो एक होता है ना, जब रिज़ल्ट पता चलती है तो बहुत अच्छा लगता है, और अब ये जो आपकी खुशी है दूसरे के साथ शेयर करना। सो जब रिज़ल्ट आई थी तो आप कहाँ थी, और जब आपको पता चला रिज़ल्ट के बारे में, तो उसके बाद आपका क्या रिएक्शन था? पेरेंट्स का, फैमिली का, दोस्तों का क्या रिएक्शन था?
जी एक्चुअली मैं अपनी बहन के यहाँ थी, वो जबलपुर में पोस्टेड हैं, और मेरी मम्मी मेरे साथ थी, हम तीनों थे साथ में। तब मैंने रिज़ल्ट देखा था, तो सबसे पहली फीलिंग आई थिंक खुशी से ज़्यादा, किसी भी चीज़ से ज़्यादा था रिलीफ कि चलो हो गया। हाँ तो आई थिंक रिलीफ वॉज द फर्स्ट वर्ड का, लाइक ओके आई कैन ब्रीथ नाउ, नाउ दिस एग्ज़ाम इज़ ओवर, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेंटली और फिजिकली टैक्सिंग हो जाता है ये पूरा एग्ज़ाम, और इतना कॉन्स्टेंटली हम देते हैं, कई बार सक्सेस नहीं मिलता है, तो रिलीफ था। उसके बाद फिर थोड़ा टाइम मिला तो थोड़ी खुशी, अभी भी फीलिंग सिंक इन ही हो रही है। तो बस यही था, और बहुत खुश हैं पेरेंट्स, घर में सब बहुत खुश हैं, और सब लोगों ने काफ़ी ज़्यादा कंग्रेचुलेट किया, एंड आई एम थैंकफुल टू एवरीवन, और बहुत ज़्यादा लोगों का सपोर्ट रहा है। मैं जितना थैंक्स बोलूँ, एटलीस्ट जामिया में, क्योंकि हम अभी हैं, तो मैं जामिया मिलिया इस्लामिया रेजिडेंशियल कोचिंग अकेडमी को तो अगर मैं थैंक यू ना कहूँ तो मतलब मिसिंग होगा, क्योंकि मैंने बिल्कुल प्रिपरेशन यहीं से स्टार्ट की थी। जब मैंने स्टार्ट किया था, मेरा पहली बार में यहाँ पर सिलेक्शन हो गया था नवंबर 2018 में, और यहाँ पर मुझे वो लोग मिले जिनके साथ इमोशनली, मटीरियली, एकेडमिकली मुझे हर तरीके का सपोर्ट मिला है। माई पीयर ग्रुप वॉज लाइक इट वॉज एवरी थिंग दैट आई हैड, एंड आई वॉन्ट टू थैंक एवरी वन फॉर दैट। थैंक यू वेरी मच मिनी शुक्ला मैम। और इसमें आपको IAS मिलेगा या फिर IPS, कुछ पता चला आपको? मुझे IPS मुझे लगता है मिलेगा, और MP कैडर। ओके, बहुत अच्छा, ऑल द बेस्ट, फ्यूचर में आप और अच्छा करें। और आपसे बात करें बहुत खुशी हुई, और मुझे बहुत अच्छा लगा। आप जहाँ भी रहें, जिस पोजीशन भी रहें, वहाँ पे लोगों की सेवाएं करें, जिस मकसद से आप इस फील्ड में आई हैं, और आगे बढ़ें। जो कहते हैं ना, दिन दुगनी रात चौगनी, वो भगवान आपको और भी तरक्की दे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच तनवीर जी, थैंक यू।